हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज अ ड्रीम डज नॉट बिकम अ रियलिटी बाय मैजिक। कोई भी सपना है वो जादू से तो हकीकत नहीं बनने वाला। इट टेक्स सेल्फ बिलीफ, डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। यानी कि किसी भी सपने को साकार करने के लिए सबसे पहली चीज़ तो खुद पे भरोसा, फिर डिटर्मिनेशन और सबसे लास्ट में हार्ड वर्क। इन तीनों का मिला जुला कॉम्बिनेशन ही आपको आपके सपने को पूरा करने में सफलता हासिल करने में मदद करेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अब आपको पता है कि 2014 के बाद में पेंशन स्कीम्स में कुछ चेंजेस किए गए थे। ठीक है, उन्हीं स्कीम्स के चेंजेस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था, जिसके बेसिस पे आगे फर्दर कुछ पॉइंट्स उनने डिक्लेयर करे थे। हम आज उन्हीं के बारे में चर्चा करने वाले हैं यहाँ पे। The move by Employees Provident Fund Organization EPFO to extend the deadline, यानी कि Employees Provident Fund Organization ने एक डेडलाइन को एक्सटेंड किया है, और ये जो मूव है फॉर द थर्ड टाइम, तीसरी बार एक्सटेंड किया है। किसके लिए? For employees and pensioners to exercise the joint option for higher pension is of limited relief। यानी कि ये जो कदम है कि उन्हें थर्ड टाइम इस डेडलाइन डेट को एक्सटेंड करा है उन एम्प्लॉयज़ और पेंशनर्स के लिए जो कि जॉइंट ऑप्शन अडॉप्ट करना चाहते हैं, चूज करना चाहते हैं हायर पेंशन पाने के लिए। ये कुछ ज़्यादा रिलीफ नहीं है, ये थोड़ी सी ही एक राहत की सांस है। एज सेवरल इश्यूज रिमेन अनरिजॉल्व्ड। सिर्फ डेडलाइन बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि कई सारे उनके अभी भी इश्यूज हैं, कंसर्न हैं जो अभी तक अनरिजॉल्व्ड हैं। ठीक है, as the entire process is an outcome of Supreme Court judgment ऑफ नवंबर 2022। बोल रहे ये जो सारा प्रोसेस है ये सुप्रीम कोर्ट का नवंबर में एक जजमेंट आया था 2022 के नवंबर में, उसी की वजह से ये प्रोसेस किया जा रहा है। ऑन दी वैलिडिटी ऑफ अमेंडमेंट्स मेड इन 2014 टू द एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम। जो पहले था एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम, उसमें जो अमेंडमेंट्स किए गए थे 2014 में, उसकी वैलिडिटी के ऊपर। ठीक है, ये जजमेंट आया था। द मैटर pertains to two categories of applicants। तो अब ये जो पूरा मैटर है ये किन लोगों को प्रभाव डाल रहा है, किन लोग, वो दो कैटेगरीज के लोगों के ऊपर प्रभाव डाल रहा है। Those who retired from services prior to September 1, 2014। यानी कि पहली कैटेगरी उन लोगों की है जो लोग 1 सितंबर 2014 से पहले रिटायर हुए हैं, और and those who left service after the date and those who are still in service। और दूसरी कैटेगरी उन लोगों की है जो या तो 1 सितंबर 2014 के बाद रिटायर हुए हैं या फिर अभी तक सर्विस में नौकरी कर रहे हैं, मतलब अभी तक गवर्नमेंट जॉब में हैं। इन दो कैटेगरीज के लोगों के ऊपर ये प्रभाव डाल रही है। नियरली 16 लाख एप्लीकेशंस हैव बीन रिसीव्ड सो फार। बोल रहे हैं अब तक लगभग 16 लाख एप्लीकेशंस रिसीव हो चुकी हैं। येट अनदर एक्सटेंशन कैन नॉट बी रूल्ड आउट। लेकिन फिर भी एक दूसरा एक्सटेंशन जो ये दिया गया, इससे हम पीछे नहीं हट सकते, बिकॉज कई सारे ऐसे लोग होंगे जिनको शायद अवेयरनेस भी नहीं होगी कि इस तरीके का सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उसके बाद में वो इस तरीके से कुछ जॉइंट ऑप्शन अडॉप्ट कर सकते हैं। या फिर कई लोगों के पास इतनी सहूलियत नहीं होगी। आपको पता है जो पहले के पेंशनर्स हैं उनको इतना ज़्यादा ऐप का, टेक्नोलॉजी का अवेयरनेस भी नहीं है, कैसे वो क्या कर सकते हैं, और फिर डॉक्यूमेंटेशन करवाने में वो बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो उन लोगों को अभी तक शायद पता भी नहीं होगा कि वो किस तरीके से आगे प्रोसीड कर सकते हैं या उनको ये किसमें क्या एक्शन लेना चाहिए। तो इसलिए टाइम लिमिट एक्सटेंड करना ऐसा सरप्राइज के तौर पर नहीं है, ये ठीक है, अच्छी बात है। आफ्टर ऑल इट इज़ टू अर्ली टू इंडिकेट दैट हाई पेंशन डिसबर्सल्स विल बिगिन दिस फाइनेंशियल ईयर। क्योंकि ये बहुत जल्दीबाजी होगा कहना कि जो हायर पेंशन है वो जो डिस्ट्रीब्यूट करनी है उन्होंने, वो इसी फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। इवन इफ एप्लीकेंट्स मीट
ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस। अगर कोई एप्लीकेशन आई है, उसने सारे टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफिल भी किए हैं, तो भी उनको हायर पेंशन इसी साल से मिल पाएगी, इसी फाइनेंशियल ईयर से मिल पाएगी। इसके ऊपर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, यानी कि अभी श्योरिटी नहीं है कि उनको इसी साल से, इसी फाइनेंशियल ईयर से हायर पेंशन मिल पाएगी। द यूनियन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री, तो यूनियन लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री है विच ओवरसीज द ईपीएफओ, जो कि ईपीएफओ पे नजर रखती है, टोल्ड द स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कमिटी concerned early this year that the implications of the court's verdict on EPS had not been factored in, कि उन्होंने चिंता जताते हुए पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी को, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो होता है, उसको ये बताया कि जो ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है नवंबर 2022 में, जब उन्होंने 2023-24 का बजट प्रिपेयर किया था, तब उन्होंने ईपीएस के लिए इस फैसले को मद्देनजर नहीं रखा, क्योंकि बजट, आपको पता है बजट प्रोसेस बहुत पहले स्टार्ट हो जाती है, विच सर्टेनली मीन्स कि इस साल में हो सकता है जो हायर पेंशन है वो ना मिल पाए पेंशनर्स को, ठीक है। तो इसलिए डेट एक्सटेंड करना एक अच्छा फैसला भी हो सकता है दोनों हितों में, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी एप्लीकेशंस भेज पाएँ, और दूसरी चीज़ सरकार को भी टाइम मिल पाए कि वो इसके ऊपर दोबारा रिकंसिडर कर सके कुछ फैक्टर्स को। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू ऑफ कंसर्न इज द लैक ऑफ क्लैरिटी ऑन द अमाउंट पेंशन मेंबर्स एंड पेंशनर्स विल रिसीव। बोल रहे हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो इशू है, जिसके ऊपर चिंता जाहिर की जा रही है, वो ये कि कितनी अमाउंट मिलेगी पेंशन धारकों को, पेंशनर्स को कितनी अमाउंट मिलेगी, उसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है। शुड देयर एप्लीकेशंस बी एक्सेप्टेड, और क्या उनकी एप्लीकेशंस एक्सेप्ट भी हुई होंगी या नहीं हुई होंगी, या फिर उनकी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, हो पाएंगी एक्सेप्ट नहीं हो पाएंगी, इसके ऊपर भी उनको कोई क्लैरिटी नहीं है। देयर एंजाइटी इज अंडरस्टैंडेबल एज दे, उनकी ये जो अंदर जिज्ञासा है, एंजाइटी है, कि डर भी है, इस तरीके की जो भावनाएं हैं ये समझ में आती हैं, पर्टिकुलरली दो स्टिल इन सर्विस, और ख़ास तौर पे उन लोगों की जो अभी भी नौकरी में मौजूद हैं, जो अभी भी नौकरी कर रहे हैं। गिव देयर कंसेंट टू ट्रांसफर अ सब्सटैंशियल पोर्शन ऑफ देयर पीएफ सेविंग्स टू द पेंशन फंड, जिन्होंने अपना कंसेंट दिया है कि उनके पेंशन फंड में से, प्रोविडेंट फंड में से कुछ काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट जो है वो पेंशन फंड में डोनेट, मतलब दिया जाएगा, उनने इसकी रजामंदी दे दी है। द पेंशनर्स विल हैव टू मेक पेमेंट सेपरेटली टू बी कंसीडर्ड एलिजिबल फॉर हायर पेंशंस। ये तो उनकी बात होगी जो भी सर्विस में है, लेकिन जो पेंशनर्स हैं अगर वो चाहते हैं कि वो इस हायर पेंशन स्कीम के अंडर फॉल करें, तो उनको एडिशनल कुछ पेमेंट्स अलग से देनी पड़ेंगी, ठीक है। दे वुड ऑल्सो बी कीन टू नो हाउ मच पेंशन दे वुड गेट, उनको भी इस बात का जानने की जिज्ञासा है कि हमें कितनी पेंशन मिलेगी। It is against this backdrop that the EPFO has sent demand letters to about 1000 pensioners। तो बोल रहे हैं कि ये जो बैकड्रॉप है, इसके अगेंस्ट में EPFO ने 1000 पेंशनर्स को, लगभग 1000 पेंशनर्स को एंड एम्प्लॉयज ऑफ फॉर कलेक्टिंग एरियर्स, 1000 पेंशनर्स और एम्प्लॉयज को अपने बकाया जो भी बैलेंस बचा हुआ है अमाउंट, उनको कलेक्ट करने के लिए लेटर सेंड कर दिए हैं। एज द कैलकुलेटर ऑन द EPFO's वेबसाइट ओनली इंडिकेट्स द अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड, कि जैसा कि EPFO की वेबसाइट पे जो कैलकुलेटर है वो केवल वो अमाउंट बता रहा है जो ट्रांसफ़र की जा रही है। इट इज़ टाइम दैट EPFO गेव एन इंडिकेटिव फिगर ऑफ पेंशन। तो अब ये बहुत सही टाइम है और अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि EPFO क्लियर फिगर मेंशन करे कि वो कितनी पेंशन देने वाला है। एटलीस्ट टू एप्लीकेंट्स हु हैव बीन इशूड द लेटर्स, कम से कम उन एप्लीकेंट्स को तो उनको दे ही देनी चाहिए इन्फॉर्मेशन कि उनको कितनी पेंशन मिलेगी जिनको उनने लेटर्स इशू किए हैं। इन द केस ऑफ प्री 2014 रिटायरीज, अब बात करते हैं उन लोगों की जो 2014 से पहले रिटायर हुए हैं।
it appears that PF authorities have not yet officially commenced communication on the status of their applications. कि ये सामने आ रहा है कि PF अथॉरिटीज़ ने अभी तक उनके साथ में कोई भी कम्युनिकेशन स्थापित नहीं किया है उनकी एप्लीकेशंस के स्टेटस के रिगार्डिंग. इवन दो अंडर द रूल्स मोस्ट ऑफ दीज मे नॉट स्टैंड द टेस्ट फॉर स्क्रूटिनी. बोल रहे हैं कि हालांकि रूल्स के मुताबिक इनमें से कई लोग होंगे जिनके ऊपर कोई भी जांच का मतलब जिन एप्लीकेशंस के ऊपर कोई जांच का मसला ही नहीं बन रहा, बट स्टिल अभी तक उनके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया. एम्प्लॉयर्स हैव द हरक्यूलियन टास्क. अब हरक्यूलियन टास्क क्या होता है? हरक्यूलस जो थे ज़्यूस के बेटे, वो बहुत ज़्यादा सुपर पावर के लिए जाने जाते थे कि उनके पास बहुत ज़्यादा सुपर पावर थी. तो कुछ घटनाक्रम हुआ था जिनमें उनको 11 टास्क दिए गए थे बहुत डिफ़िकल्ट जो उनको करने थे. वो उन्होंने बहुत ज़्यादा आसानी से बहुत ज़्यादा मतलब जो एक आम इंसान कोई इंसान नहीं कर सकता था, इतने आराम से उन्होंने वो टास्क कर लिए थे. तो इसीलिए जो ऐसे टास्क होते हैं जो बहुत मुश्किल होते हैं करना और आसानी से नहीं हो पाते और जिनके बारे में नॉर्मली सोचा नहीं जा सकता, उनको बोला जाता है हरक्यूलियन टास्क. तो यहाँ पे हरक्यूलियन टास्क क्या बोला जा रहा है कि एम्प्लॉयर्स को, जो एम्प्लॉयर्स थे उनको फिजिकल रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे फॉर एवरी एप्लीकेंट. अब बोल रहे हैं 16 लाख एप्लीकेशंस अभी तक आ चुकी हैं. तो 16 लाख एप्लीकेशन अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से आई होंगी, है ना, अलग अलग कंपनीज के मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन जो थे गवर्नमेंट उनसे आई होंगी. उनमें से कई अभी चालू होंगी, कई बंद हो चुकी होंगी. तो उन सभी को उनके फिजिकल रिकॉर्ड्स उनको प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे. एज नॉट ऑल एस्टैब्लिशमेंट्स विल हैव दीज रिकॉर्ड्स, क्योंकि सभी के पास में रिकॉर्ड्स होंगे नहीं मौजूद. The sensible option for EPFO would be to share its database with employers for the limited purpose of establishing applicant authenticity. बोल रहे हैं तो ज़्यादा समझदारी, ज़्यादा सेंसिबल तरीका यही होगा कि EPFO अपना डेटाबेस उन एम्प्लॉयज़ के साथ में शेयर करे इस पर्पस के लिए, ताकि उनके जो एप्लीकेंट्स हैं उनकी ऑथेंटिसिटी, उनकी कि कितने वो रियल हैं, वो असल में ये जो बोला जा रहा है उसके अंदर फॉल करते हैं नहीं करते, उनकी ऑथेंटिसिटी जांची जा सके. द सिचुएशन इज मोर कॉम्प्लिकेटेड फॉर एस्टैब्लिशमेंट्स दैट आर नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस. जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि कुछ कंपनीज तो बंद भी हो चुकी होंगी, तो उन सिचुएशंस में उन कंपनीज के लिए ये स्थिति जो है और ज़्यादा खराब हो जाएगी और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगी. There appears to be no way out for their employees and pensioners to apply for higher pension. तो बोल रहे हैं कि उनके एम्प्लॉयज़ के लिए, उनके पेंशनर के लिए कोई भी ऐसा तरीका नहीं है कि वो हायर पेंशन के लिए अप्लाई कर सकें. Given that the spirit of the judgment is to provide a better social security net. अब क्यों ये जो जजमेंट आया है इसका जो एम है, ऑब्जेक्टिव है, वो सोशल सिक्योरिटी मतलब ज़्यादा बेहतर उनको सोशल सिक्योरिटी देने का मकसद है उसका. द यूनियन मिनिस्ट्री एंड EPFO शुड बी प्रोएक्टिव इन सिंप्लीफाइंग द प्रोसेस एंड इंश्योरिंग दैट एवरी डिजर्विंग पर्सन गेट्स द बेनिफिट. तो यूनियन मिनिस्ट्री और EPFO को बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिवली यानी कि पहल करते हुए इस प्रोसेस को बहुत ज़्यादा आरामदायक, सिंप्लीफाई मतलब बहुत सिंपल, इजी बनाना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए, मेक श्योर करना चाहिए कि जो भी डिजर्विंग पर्सन है उनको इसके फ़ायदे मिले. ऐसा ना हो कि बस ये कागज़ों में लिखी बात रह जाए और लोगों को फ़ायदा ना मिल पाए और गलत लोग ही इसका बेनिफिट उठा के बैठ जाएं. ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ. व्हाट इश्यूज डज द पैसेज हाईलाइट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द हायर पेंशन ऑप्शन ऑफर्ड बाय एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन. बोल रहे हैं इस पैसेज में हायर पेंशन ऑप्शन जो है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का, उसके बारे में कौन से इश्यूज यहाँ पे हाईलाइट किए गए. सबसे पहला है द प्रोसेस फॉर अवेलिंग हायर पेंशन इज कॉम्प्लिकेटेड एंड नीड सिंप्लीफिकेशन. कि ये जो प्रोसेस है हायर पेंशन पाने की ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है, जो कि हमने लास्ट लाइन में पढ़ा कि हाँ ये प्रोसेस को और आरामदायक बनाने की ज़रूरत है, तो ये तो करेक्ट है.
The EPFO is no longer accepting applications for higher pension option, जो कि इस पैसेज की फर्स्ट लाइन है कि थर्ड टाइम डेडलाइन बढ़ा दी गई है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है. The Supreme Court judgment on EPS is ambiguous and open to interpretation. यानी कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है ये क्लियर नहीं है और इसके आप अपने अनुसार कोई भी इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है. उनने क्लियर कट इंडिकेशन दिया है कि आप दोनों में से किसी भी चीज़ के लिए ऑप्ट कर सकते हैं. द हायर पेंशन डिसबर्सल्स विल डेफिनेटली बिगिन दिस फाइनेंशियल ईयर. इसके बारे में कहा गया बिकॉज 2023-24 का बजट डिसाइड करते टाइम ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है इसको कंसिडर नहीं किया गया था, तो लाइकली चांसेस हैं कि इस साल में ये पेंशन्स नहीं डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी. तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है, विच मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट. Which of the following statements is accurate according to the passage? पैसेज के अनुसार कौन सी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है. ठीक है, चलिए देखते हैं. द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन एक्सटेंडेड द डेडलाइन फॉर एम्प्लॉयज एंड pensioners to exercise the joint option for higher pensions for the first time. तो फर्स्ट टाइम नहीं किया, ये थर्ड टाइम किया, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है. The Supreme Court judgment on November 2022 invalidates the amendment, जबकि उन्होंने कहा कि वो इन amendments को बरकरार रखता है. Made in 2014 to employees pension scheme, बिल्कुल गलत है ना. वो इन amendments को बरकरार रखता है. उसने कहा कि ठीक है ये amendments करेक्ट है, तो ये भी गलत हो जाता है, स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. इट इज कंफर्म दैट हायर पेंशन डिसबर्सल्स विल बिगिन दिस फाइनेंशियल ईयर, बिल्कुल गलत. इस साल में तो हो नहीं सकते, चांसेस कम है होने के. ठीक है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं हो सकते, बट चांसेस कम है. द यूनियन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री विच ओवरसीज द EPFO admitted that implications of court's verdicts on the EPS had not been factored in. यही कि जो कोर्ट का वर्डिक्ट है इसको कंसिडर नहीं किया गया था while preparing the budget estimates for 2023-24, यानी कि 2023-24 का बजट बनाते टाइम पे सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को कंसिडर नहीं किया गया था. तो ये बात बिल्कुल सही है, एक्यूरेट है. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. Which of the following words is a synonym of the word opting? Opting का मतलब होता है, देखो opt मतलब ऑप्शन, आप समझो. ऑप्शन का मतलब क्या होता है कि आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए मिल रहे हैं ना, आपको चूज कर सकते हैं उनमें से आपने सपोज करो बी ऑप्ट किया, यानी कि बी चूज किया. सो ऑप्ट का मतलब, ऑप्टिंग का मतलब क्या होता है, चूज करना, सिलेक्ट करना. ठीक है, कुछ चीज को सिलेक्ट करना आउट ऑफ मेनी या फिर चूज करना. ठीक है, तो यहाँ पे देखो रिफ्यूजिंग मतलब मना करना, चूजिंग चूज करना, सिलेक्ट करना, डिसलाइकिंग मतलब नापसंद करना, और फॉरगेटिंग मतलब भूल जाना. तो यहाँ पे ऑप्शन जो है बी इज करेक्ट. अब हमें सिनोनिम बताना है डिस्पर्सल का. डिस्पर्सल मतलब होता है पेमेंट. तो कलेक्टिंग मतलब कलेक्शन मतलब कलेक्ट करना, इकट्ठा करना. ठीक है, रिटेंशन मतलब कोई चीज़ को आपने बरकरार रखा, रिटेन कर लिया. यानी कि सपोज करो कि आप किसी कंपनी में एम्प्लॉइंग हैं और आप उस कंपनी को छोड़ के जा रहे हैं बिकॉज आपको दूसरी कंपनी में हायर पैकेज मिल रहा है. अगर आपकी कंपनी आपको वही पैकेज जो आपको दूसरी कंपनी में मिल रहा है वो देकर या फिर उससे थोड़ा सा 1-2% ज़्यादा देकर आपको बना लेती है, रोक लेती है, मतलब आपने कोई कंपनी ने आपको रिटेन कर लिया, आपका रिटेंशन रेट हो गया, यानी कि वहाँ पे रुकने का, ठहरने का रेट हो गया. राइट. पेमेंट मतलब कोई पेमेंट करना. ठीक है, जो कि हमने बात कर डिस्पर्सल मतलब पेमेंट. तो यहाँ पे ऑप्शन बी सी जो है वो करेक्ट है. और होर्डिंग मतलब जमाखोरी. ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. Based on the passage, which action is suggested as a way to simplify the process for members to avail higher pension?
बोल रहे हैं पैसेज के अनुसार कौन सा तरीका बताया गया है जिससे कि हायर पेंशन अवेल करना सिंपल हो सके, ये प्रोसेस जो है सिंपल हो सके, ईजी हो सके। द EPFO शुड सेंड डिमांड लेटर्स टू मोर पेंशनर्स एंड एम्प्लॉयज, कि EPFO को और ज़्यादा पेंशनर्स और एम्प्लॉयज़ को डिमांड लेटर्स भेजने चाहिए। जो एरियर कलेक्ट करने की बात की गई ना, वो और ज़्यादा पेंशनर और एम्प्लॉयज़ को भेजने चाहिए, जो कि गलत है। The calculator on EPFO's website should be updated to show the indicative figure of pension, जो कि कहा गया कि अभी तो वो केवल जो डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट है वो बता रहा है, तो वहाँ पे अगर बंदे को क्लियर कट फिगर मिल जाएगा कि मेरी इतनी पेंशन बनती है, तो लोगों को भी समझने में आसानी हो जाएगी कि अब मेरी कितनी पेंशन बन जाएगी, और इससे प्रोसेस भी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी कि अच्छा लोगों को पता चलेगा मेरी इतनी नहीं इतनी पेंशन बन रही है, तो वो जल्द से जल्द इसके ऊपर एप्लीकेशंस अपने भेजेंगे। ठीक है। The PF authorities should officially commence communication on the status of pre-2014 retirees applications। बोल रहे हैं 2014 से पहले जो लोग रिटायर हुए हैं उनके एप्लीकेशन के स्टेटस के ऊपर उनको जल्द से जल्द उनको ऑफिशियली कम्युनिकेशन बताना चाहिए, उनके एप्लीकेशन स्टेटस उनको ऑफिशियली बताना चाहिए। तो अभी तक इसकी शुरुआत नहीं की गई है, बट ये भी कहा गया कि इन लोगों के डेटास को ज़्यादा खंगालने की, मतलब ज़्यादा टेस्टिफाई करने की ज़रूरत भी कम ही है, बिकॉज ये ज़्यादा एडवांस, मतलब ज़्यादा क्लियर डेटा होगा। द EPFO शुड नॉट रिक्वायर फिजिकल रिकॉर्ड्स फ्रॉम एवरी एप्लीकेंट, ये बिल्कुल गलत है। फिजिकल रिकॉर्ड तो उनने बोला है कि हमें चाहिए ही चाहिए। अब शुड नॉट की यहाँ पे बात हम नहीं कर सकते, बिकॉज हो सकता है उनकी कार्यवाही के लिए इम्पॉर्टेंट हो। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है कि कैलकुलेटर के जो है EPFO की वेबसाइट में उसमें टोटल पेंशन उनको बतानी चाहिए, ऑप्शन बी इज करेक्ट। टोन कैसी है पैसेज की? अब भाई देखो, टोन तो इसकी बहुत क्रिटिकल है। जैसे कि उन्होंने बोला कि डिजर्विंग लोगों को छूटना नहीं चाहिए, डिजर्विंग लोगों को मिलना चाहिए उनका बेनिफिट। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि प्रोसीजर बहुत सिंपल करना चाहिए। उसके बाद उन्होंने बोला कि कई सारी चीज़ें हैं जो अभी तक क्लियर नहीं है, जैसे कि कितनी पेंशन मिलेगी वो क्लियर नहीं है, 2014 से पहले के जो रिटायरीज हैं उनको कितना एरियर देना है वो क्लियर नहीं है, तो कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है। तो ऑप्शन ए क्रिटिकल इज करेक्ट। What has been identified as a significant concern for members and pensioners according to the passage? पैसेज के अनुसार एक बहुत ही significant concern जो है members को और pensioners को, वो क्या है? वो ये है कि कुछ चीज़ों के ऊपर क्लैरिटी नहीं है, जैसे कि उनको कितनी पेंशन मिलेगी उसके ऊपर कोई भी क्लैरिटी नहीं है। ये बहुत मुख्य कंसर्न है। द इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग, कि इससे उनका खर्चा कितना बढ़ जाएगा, तो ये तो कंसर्न नहीं है। द लैक ऑफ क्लैरिटी ऑन द अमाउंट ऑफ पेंशन दे विल रिसीव, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी इज करेक्ट। द फियर ऑफ लूजिंग देयर जॉब्स, हम बात कर रहे हैं पेंशनर्स की और करंट सर्विस होल्डर्स की भी, बट उनको इसमें जॉब लूज होने का कोई खतरा नहीं है, सो ये गलत हो जाता है। द टाइम इट टेक्स टू प्रोसेस पेंशन पेमेंट्स, कि कितना टाइम लगेगा, कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इस पेंशन पेमेंट को प्रोसेस होने में। तो ये कहा गया कि इस प्रोसेस को स्मूथ बनाने की ज़रूरत है, ज़्यादा फास्ट बनाने की ज़रूरत है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। What is the main theme of the passage? पैसेज की मेन थीम क्या है? The success of Employees Provident Fund Organization, कि EPFO की सक्सेस का क्या राज है, या उसकी सक्सेस के बारे में हमने चर्चा करी, तो उसके बारे में तो हमने चर्चा नहीं करी। द डिमांड फॉर सिंप्लीफिकेशन इन पेंशन प्रोसीजर्स, बिल्कुल सही, कि कितनी डिमांड है, कितनी ज़रूरत है हमें इन पेंशन प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई करने की। द रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन एम्प्लॉयज पेंशन, तो इसके बारे में कुछ ज़्यादा बात नहीं करी। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के एक वर्डिक्ट की वजह से ये सारा चीज़ें हो रही हैं, ये ज़रूर कहा गया। द फाइनेंशियल एडवांटेज ऑफ हायर पेंशन, तो हायर पेंशन की फाइनेंशियल एडवांटेजेस भी हमने डिस्कस नहीं करी, लेकिन अभी जो हायर पेंशन के लिए ये स्कीम है इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है, इसके ऊपर चर्चा करी, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू फॉर्म अ कोहेरेंट पैराग्राफ, ठीक है। मोर देन 9 होम्स आउट ऑफ 10 हैव दिस गैजेट, हर 10 में से 9 घरों के पास ये गैजेट है। क्या हो सकता है? खुद ही अंदाजा लगाइए। मोबाइल फोन जरूरत बन चुका है, बेसिक नेसेसिटी। विच टेक्स प्रायोरिटी इवन ओवर बेसिक एसेंशियल्स, जो कि अपनी प्रायोरिटी, मतलब हमारी जो बिल्कुल बेसिक ज़रूरतें हैं, जैसे कि बेड्स, मैट्रेसेस,
चेयर्स एंड टेबल्स, उनसे भी ज़्यादा ये महत्वपूर्ण बन चुका है। लास्ट ईयर इंडिया हैड अराउंड 50 करोड़ मोबाइल फ़ोन यूज़र। पिछले साल हिंदुस्तान में 50 करोड़ मोबाइल फ़ोन यूज़र्स थे, जो कि दूसरे नंबर पर था ओनली टू चाइना। 95 करोड़ चाइना के बाद दूसरे नंबर पे था दुनिया में, जिसमें चाइना के पास कितने हैं, 95 करोड़। द लेटेस्ट राउंड ऑफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 2019 has underscored the indispensability of mobile phones in Indian households। बोल रहे हैं जो अब लेटेस्ट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ है, हेल्थ सर्वे नंबर 5 हुआ है 2019 से 2021 के बीच में, इसने जो हमारे मोबाइल फोन्स हमारी लाइफ का एक अनभिज्ञ अंग बन चुका है, हमारे इंडियन हाउस होल्ड्स का एक अनभिज्ञ अंग बन चुका है, उसके तरफ इशारा किया, उसको हाईलाइट किया। ठीक है। The surge in digital activity was largely spurred by COVID-induced restriction। बोल रहे हैं अब हमारी जो डिजिटल प्रेजेंस है, डिजिटल यानी कि हमारा मोबाइल फ़ोन पे एक्सेस जो है वो इतना ज़्यादा क्यों बढ़ा है, वो बढ़ा है जो कोविड-19 के दौरान में इतने ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगे थे ना, लॉकडाउन लगा था, तो उस दौरान में लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करना, घर पे बैठे तो घर खाने को दौड़ रहा था, राइट। तो क्या कर रहे थे, फ़ोन, सारा टाइम फ़ोन, यूट्यूब वीडियोस बना के, इंस्टाग्राम वीडियोस बना के, तो फ़ोन मतलब बेसिक हमारी उस टाइम की ज़रूरत बन चुका था। उसकी वजह से ये डिजिटल एक्टिविटी में इतना ज़्यादा सर्ज, इतनी ज़्यादा बढ़त आई है। बट द ट्रेंड इज़ हेयर टू स्टे इन द पोस्ट पेंडेमिक एरिया। लेकिन ये जो ट्रेंड है अब ये ठहर गया, ये रुक गया है पोस्ट पेंडेमिक एरा के बाद में भी, मतलब पेंडेमिक के बाद में भी इस दौर में ये ठहर गया है ट्रेंड। Cheap data and low cost handsets are driving up phone usage। बोल रहे हैं अब जो मोबाइल डेटा है वो इतना सस्ता हो गया है, ठीक है, और हैंडसेट भी हमें बहुत सस्ते रेट्स में मिल जा रहे हैं, तो इस वजह से हमारा फ़ोन यूसेज और बढ़ता जा रहा है, लोग और ज़्यादा फ़ोन एडिक्टेड यानी कि फ़ोन यूजर और बढ़ते जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू अ स्टडी कंडक्टेड बाय ऐप एनी एक वेब कोई साइट होगी, मोबाइल डेटा एंड एनालिटिक्स फर्म, ठीक है, मोबाइल डेटा और एनालिटिक्स की फर्म है, उसकी स्टडी के अनुसार द एवरेज टाइम स्पेंट ऑन अ मोबाइल फोन पर डे बाय अ यूजर इन इंडिया इंक्रीज फ्रॉम 3.7 आवर्स इन 2019 टू अबाउट 4.5 आवर्स इन 2020 कि हर एक हिंदुस्तानी का पर डे का एवरेज यूजेज जो है फ़ोन का, यानी कि फ़ोन के ऊपर उनकी प्रेजेंस पर डे 3.7 आवर्स से, जो कि 2019 में 3.7 आवर्स थी, उससे बढ़ के 2020 में 4.5 आवर्स और 2021 में 4.7 आवर्स तक हो चुकी है। खुद ही सोचो, इतना टाइम अगर हम अपने फ़ोन पे लगा रहे हैं तो इतने टाइम में हम अपनी तरक्की के लिए कुछ नहीं कर सकते, राइट। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे बताया गया कि लेटेस्ट राउंड ऑफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इसमें शुरुआत हुई कि मोबाइल फोन्स किस तरीके से हमारे घरों का एक अनभिज्ञ अंग बन चुके हैं, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद सेकंड ऑप्शन होता है कि हर, ये घरों वाली बात हुई, उसी घरों वाली बात को आगे कंटिन्यू करते हुए कि हर 10 में से 9 घरों में ये गैजेट है। दिस गैजेट जब बोला तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता, ठीक है, इस गैजेट की पहले चर्चा हुई होगी, तो वो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट आ गया। इसके बाद में थर्ड स्टेटमेंट है हमारा एस, कि सस्ता डेटा, सस्ता हैंडसेट जो है फ़ोन यूजेज बढ़ा रहा है। स्टडी में पाया गया कि इतना हमारा यूजेज बढ़ चुका है, ठीक है। अब ये दोनों साल जो हैं पेंडेमिक ईयर्स हैं, तो उन्हीं के बारे में चर्चा की गई, ये हो गया थर्ड। फिर बताया गया कि ये इतना ज़्यादा जो हमारी डिजिटल एक्टिविटी है कोविड रिस्ट्रिक्शंस के दौरान में हुई थी और अब ये हमारे जीवन का हिस्सा बन चुके हैं, तो फोर्थ पार्ट, ठीक है। तो अरेंजमेंट हमारा बन रहा है QPSR, ठीक है। Q से हमारा एक ही ऑप्शन है QPSR, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑन एंटरिंग द क्राउडिंग रूम आई कुड नॉट सी वन पर्सन whom I knew। अब रूम जो है क्राउडिंग नहीं हो सकता। रूम क्राउडिंग क्यों नहीं हो सकता? देखो, क्राउड तो है वो एक नाउन, ठीक है, भीड़, नाउन। अब क्राउडिंग जो है वो एक क्या है, वर्ब है, ठीक है। क्राउडेड रूम होता है जो कि क्या बता रहा है, रूम की क्वालिटी बता रहा है, यानी कि रूम कैसा है, रूम बहुत ज्यादा भरा हुआ है, यानी कि यहाँ पे एडजेक्टिव आएगा, तो क्या होगा, क्राउडेड, ठीक है। सो
फर्स्ट पार्ट में एरर है, ऑप्शन ए में एरर है, ऑन एंटरिंग द क्राउडेड रूम, ऑप्शन ए इज करेक्ट. Question number 11. Ideation and planning of the transformational scheme in the education and health sectors have never been the weak points of the governments in Punjab. बोल रहे हैं कोई भी नया आइडिया क्रिएट करना, ठीक है, ऐसी ट्रांसफॉर्मेशनल बहुत ही जो चेंज ला सकती हैं वैसी स्कीम्स को सोचना और उनकी प्लानिंग करना, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर में हो चाहे वो हेल्थ केयर सेक्टर में हो, ये पंजाब गवर्नमेंट का कभी भी वीक पॉइंट नहीं रहा. यानी कि वो अच्छी स्कीम्स लेकर आते हैं, अच्छी तरीके से प्लानिंग करते हैं, ठीक है. दैट डिस्टिंक्शन इज रिजर्व्ड फॉर द एग्जीक्यूशन पार्ट. अब उनका वीक पॉइंट जो है वो रिजर्व्ड है एग्जीक्यूशन पार्ट के लिए. यानी कि उनका वीक पॉइंट क्या है? एग्जीक्यूशन उनका वीक है. यानी कि स्कीम्स अच्छी लेकर आते हैं, प्लानिंग अच्छी करते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम्स आती हैं. द आदर्श स्कूल प्रोजेक्ट हैज had its share of setbacks and controversy. और उसी कड़ी में नाम जुड़ता है द आदर्श स्कूल प्रोजेक्ट का, जिसमें उसने अपना शेयर, मतलब उसके हिस्से में जो भी कंट्रोवर्सी और सेटबैक आने थे वो देख चुका है. एंड दो अ रीबाउंड इज बीइंग प्रॉमिस्ड दिस ईयर इटसेल्फ. लेकिन फिर भी इस साल ये माना जा रहा है कि ये आदर्श स्कूल प्रोजेक्ट जो है वो अपनी उन कंट्रोवर्सी से ऊपर उठ के खड़ा होगा, ठीक है. द रिविलेशन that 84% seats are vacant in these meritorious schools is a disconcerting commentary. बोल रहे हैं कि ये जो सच्चाई सामने आई है कि 84% सीट्स इन स्कूल्स में वेकेंट है, खाली है, ये बहुत ही ज्यादा निराशाजनक एक कमेंट आया है, मतलब निराशाजनक बात एक सामने आई है. इट्स बीन अ टफ 2 years. ये 2 साल बहुत ही ज्यादा कठिन रहे हैं. 2020 कोरोना वायरस, जहां पे भी निराशाजनक बात आ रही है वहां पे कोरोना वायरस सामने आ रहा है, ठीक है. तो 2 साल ये बहुत ही ज्यादा टफ रहे हैं. बट पिनिंग द ब्लेम ऑन द पेंडेमिक इज टू सिंपलिस्टिक एंड एक्सप्लेनेशन. लेकिन सारा का सारा इल्जाम अगर आप पेंडेमिक के ऊपर डाल देंगे तो ये आप एक तरीके से बहुत साधारण से एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं. यानी कि एक ऐसा तर्क दे रहे हैं जो एक्सप्लेनेशन कम, आपका बचाव का तरीका ज्यादा लग रहा है. इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग रिक्वायर्स अ लॉट मोर देन कंस्ट्रक्टिंग कॉस्टली स्ट्रक्चर्स. बोल रहे हैं कोई इंस्टीट्यूट बनाना है, अगर आपने कोई एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी है तो केवल महंगी सी बिल्डिंग खड़ी कर देने से वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन जाती, वो इंस्टीट्यूशन नहीं बन जाता. उसके लिए और भी बहुत सारी चीजें चाहिए, जैसे अच्छे फैकल्टीज हायर करना, फीस स्ट्रक्चर अच्छा रखना, अच्छे लेवल का वहां पे सारी चीजें, इंस्ट्रूमेंट्स लेकर आना, ठीक है. अब इंस्ट्रूमेंट्स अच्छे आ गए लेकिन फैकल्टी को वो चलाने ही नहीं आ रहे अगर वो इंस्ट्रूमेंट्स, तो भी कोई फायदा नहीं है, ठीक है. तो ये सारी चीजें ध्यान रखने योग्य हैं. इट्स अ पर्पस ड्रिवन रिसोर्स बैक्ड एक्सरसाइज. ये इसका पर्पस अच्छा था, मतलब पर्पसफुल बात है. रिसोर्स बैक्ड मतलब रिसोर्सेज भी हमने कलेक्ट कर लिए. एक्सरसाइज दैट नीड्स कंसिस्टेंट सपोर्ट एंड टीम वर्क. जो ये कोशिश है आदर्श स्कूल स्कीम, कोशिश अच्छी है, प्रयास अच्छा है, रिसोर्सेज भी भरपूर हैं, लेकिन इसमें लगातार सपोर्ट और टीम वर्क की जरूरत है. ये नहीं कि आपने एक दिन काम किया 10 दिन आप इसमें कोई ध्यान नहीं दे रहे. इसके लिए आपको कॉन्स्टेंटली हर दिन का प्रयास चाहिए, ठीक है. इन द एब्सेंस ऑफ एनीवन द प्रोसेस स्लोज डाउन एंड अ कल्चर ऑफ इम्परफेक्शंस टेक्स रूट. बोल रहे हैं कि किसी भी एक चीज की कमी में, यानी कि अगर तो कंसिस्टेंट सपोर्ट नहीं मिला या फिर टीम वर्क नहीं मिला, इनमें से किसी भी चीज की कमी होगी तो ये प्रोसेस जो है वो धीमी हो जाएगी और इसमें जो इम्परफेक्शंस हैं वो अपना घर कर लेंगे, वो इसकी जड़ पकड़ लेंगे, ठीक है. तो अब देखो यहाँ पे बात करी कि पंजाब गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स की बात करी कि वो अच्छे आइडियाज लेकर आते हैं, अच्छे प्लान्स लेकर आते हैं, ठीक है. ये उनका कभी भी वीक पॉइंट नहीं रहा, लेकिन उनका वीक पॉइंट हमेशा क्या रहा? एग्जीक्यूशन पार्ट. यानी कि हम समझ पा रहे हैं पी और क्यू स्टेटमेंट्स जो हैं वो आपस में इंटरलिंक्ड हैं, पी के बाद में ही क्यू पार्ट आएगा, ठीक है. अब आगे चलते हैं. इट्स बीन टफ 2 years बट पिनिंग द ब्लेम ऑन द पेंडेमिक. यानी कि यहां से पता चल रहा है कि हम किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं जो फेल हुई है और उसका ब्लेम डालने की बात कर रहे हैं, ठीक है. तो ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता, ठीक है.
इट्स अ पर्पस ड्रिवन रिसोर्स बैक्ड एक्सरसाइज। अब ये भी पता चल रहा है कि इट्स से पता चल रहा है कि ये भी किसी ऐसी चीज की बात हो रही है जो पहले हो चुकी है, दैट मीन्स ये भी फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा। तो आइडियली हमारा पी स्टेटमेंट जो है वो फर्स्ट होना चाहिए, बिकॉज इसी से हमें पता चल रहा है कि हम पंजाब गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पी क्यू हमें पता चल गया, पी के बाद में तो क्यू आएगा ही आएगा। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो आता है वो आता है आर। आर स्टेटमेंट की 2 साल बहुत मुश्किल रहे, समझ में आता है, लेकिन हम सारा का सारा इल्जाम जो है वो पेंडेमिक के ऊपर नहीं डाल सकते। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड स्टेटमेंट हमारा। और फोर्थ स्टेटमेंट आता है कि ये एक पर्पस ड्रिवन और रिसोर्सफुल एक्सरसाइज है, लेकिन इसमें हमें कंसिस्टेंट सपोर्ट की जरूरत है। ठीक है, तो हमारा अरेंजमेंट बन रहा है पी क्यू आर एस, यानी कि पी से ऑप्शन ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी हटा दो, एलिमिनेट कर दो, पी एस हटा दो, पी एस हटा दो, पी क्यू आर एस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। He studied so hardly that he was sure of passing. अब उसने बहुत हार्ड वर्क किया, उसने बहुत हार्ड स्टडी करी। हार्डली मतलब मुश्किल से कुछ स्टडी करी, बहुत ही कम स्टडी करी, तो यहाँ पे हार्डली नहीं होगा। He studied so hard that he was sure of passing, right? तो बी ऑप्शन में करेक्शन है, so hardly की जगह so hard होगा, right? So ऑप्शन बी इज करेक्ट। The insensitivity and lack of compassion pan across the flight spectrum, बोल रहे हैं कि असंवेदनशीलता और कंपैशन में कमी, ये पूरे जो ये एविएशन की इंडस्ट्री है इसमें पूरी तरीके से पसरी हुई है, फैली हुई है। From lack of clarity of services provided at the time of booking tickets, बोल रहे हैं अगर बात करें कि टिकट बुक करते टाइम पे जो जो सर्विस दी जानी चाहिए उनमें क्लैरिटी की कमी है। ठीक है, टू अमेनिटीज अवेलेबल एट द एयरपोर्ट, यहां से लेके जो एयरपोर्ट पे हमें सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए वहां तक, और चेक इन्स पे जो सुविधाएं होनी चाहिए, क्लियर बोर्डिंग रूल्स भी क्लियर नहीं है, एंड इन फ्लाइट हॉस्पिटैलिटी भी अच्छी नहीं है। इन सभी चीजों में मतलब कमी है। Rather, the industry seems to be largely driven by cold profit motive, बोल रहे हैं, लेकिन इसके विपरीत ये जो पूरी की पूरी इंडस्ट्री है ये केवल और केवल प्रॉफिट के मकसद से चल रही है, ऐसा लगता है। Giving the cold shoulder to some warmer common sense instincts needed to deal with the differentially abled, और बोल रहे हैं कि जो एक कॉमन सेंस है कि डिफरेंशियली एबल्ड यानी कि जो अपाहिज या फिर डिफरेंशियली स्पेशल जो लोग होते हैं उनके साथ में हमें कॉमन एक बेसिक सी सेंस है कि उनके साथ में हमें डिफरेंट बिहेवियर करना चाहिए, थोड़ा वार्मर पेश आना चाहिए। उस कॉमन सेंस को भी ये दरकिनार कर देते हैं, कोल्ड शोल्डर दे देते हैं, यानी कि उसको भी इतना गौर नहीं करते। Standing out are the increasing numbers of niche flyers of the special needs category, और इसमें सबसे ज्यादा अलग थलग जो सबसे ज्यादा उभर कर आ रहे हैं वो niche flyer यानी कि बहुत ज्यादा जो संवेदनशील या फिर जो बड़े आला दर्जे के जो फ्लायर्स हैं स्पेशल नीड्स की कैटेगरी में, उनका नंबर बढ़ रहा है। However, the corresponding facilities and services required to make these passengers feel comfortable are woefully inadequate, लेकिन इस दर्जे के लोगों को, इस तरीके के लोगों को जो सर्विसेज देनी चाहिए या फिर इस तरीके के लोगों को जो कंफर्टेबल फील कराने के लिए जो सर्विसेज देनी चाहिए, उनकी जो कमी है ये बुरी तरीके से, मतलब बहुत बुरी तरीके से उनकी कमी है, यानी कि एविएशन सेक्टर में उन लोगों के लिए अच्छी फैसिलिटीज का अभाव है। एयर ट्रैवल हैज ग्रोन एक्सपोनेंशियली, हवाई यात्रा का जो एक जरिया है ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। as it has become more accessible and affordable with the proliferation of private sector airlines, बोल रहे हैं जिस तरीके से प्राइवेट सेक्टर एयरलाइंस बढ़ती जा रही हैं उतनी ही तेजी से, बिकॉज ये एसेसिबल हो रहा है, ज्यादा अफोर्डेबल हो रहा है, तो एयर ट्रैवल उतनी ही तेजी से बढ़ भी रहा है। एंड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, और जितने तेजी से डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स
पिछले एक दशक में बढ़े हैं, यानी कि जगह जगह पे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बनाए जा रहे हैं, और उतनी ही तेजी से प्राइवेट सेक्टर इस एयरलाइन में ज्यादा इस सेक्टर में ज्यादा काम कर रहा है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, और उतनी ही तेजी से एयर ट्रैवल बढ़ रहा है। तो यहाँ पे जो एस है ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, बिकॉज इसमें बताया जा रहा है कि एयर ट्रैवल जो है वो कितनी तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है। और हम आगे बात करने वाले एयर ट्रैवल के बारे में। फिर इसके आगे बताया गया कि इसमें जो अलग से इंक्रीजिंग नंबर जो बढ़ा है बहुत ज्यादा तेजी से, वो हाई क्लास मतलब आला दर्जे के जो स्पेशल नीड कैटेगरी के लोग हैं उनका बढ़ा है, ठीक है। लेकिन उस हिसाब से उनके लिए फैसिलिटीज इसमें नहीं है। तो ये हो गया सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हो जाता है कि ये जो पूरी की पूरी इंडस्ट्री है ये कोल्ड मोटिव देती है, प्रॉफिट के मोटिव से काम कर रही है, केवल और केवल प्रॉफिट के पर्पस से काम कर रही है, और जो कॉमन सेंस वाली इंस्टिंक्ट्स हैं कि इन लोगों को इस तरीके की चीजों की जरूरत है, वो भी उस चीज को भी ये लोग इग्नोर कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। ये हो गया थर्ड स्टेटमेंट। और फोर्थ स्टेटमेंट हो जाता है कि ये जो इनसेंसिटिविटी और लैक ऑफ कंपैशन है ये केवल किसी एक आध हादसे का या एक आध घटना का जिक्र नहीं है, ये पूरी एविएशन इंडस्ट्री में फैला हुआ है, पसरा हुआ है। चाहे टिकट बुकिंग की बात हो, चाहे एयरपोर्ट पे अवेलेबल फैसिलिटीज की बात हो, चाहे चेक इन पे अवेलेबल फैसिलिटीज की बात हो, बोर्डिंग क्लियर करने की बात हो, या फिर इन फ्लाइट हॉस्पिटैलिटी की बात हो, ठीक है। ये हो गया फोर्थ स्टेटमेंट। यानी कि हमारा अरेंजमेंट जो है वो बन रहा है SRQP। अब S से दो ऑप्शन है तो ये दोनों तो हटा देते हैं, SRQP, SPRQ, SRQP ऑप्शन सी इज करेक्ट। हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है, अ रिमार्केबल टैलेंट, कोई ऐसा व्यक्ति या जिसके अंदर बहुत ज्यादा भरपूर मात्रा में टैलेंट हो, ठीक है। सबसे पहला है प्रोडिजी। प्रोडिजी का मतलब होता है विलक्षण गुण संपन्न मनुष्य, यानी कि अ रिमार्केबल टैलेंट, ठीक है। टैनर, टैनर का मतलब होता है वन हु कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल इनटू लेदर, ठीक है। एपिथेट, एपिथेट का मतलब होता है कि कोई ऐसा डिफेमेटरी यानी कि किसी की निंदा करने वाला, किसी की छवि खराब करने वाला जो शब्द हो उसे बोला जाता है एपिथेट। और मोनार्क, मोनार्क एक राजा को बोला जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए प्रोडिजी इज करेक्ट। While the finding that family planning methods are more prevalent among the rich and working class women than the poor lot is not surprising। बोल रहे हैं कि ये पाया जाना कि जो फैमिली प्लानिंग के मेथड्स हैं वो अच्छे खानदान मतलब रिच फैमिलीज की वर्किंग क्लास महिलाओं के बीच में ज्यादा प्रचलित है, ज्यादा चर्चा में आते हैं रादर देन गरीब तबके की औरतों के बीच में। ये कोई सरप्राइज की बात नहीं है। The latest National Family Health Survey 5 report is heartening as it shows an overall improvement in the country's public health parameters। बोल रहे हैं जो लेटेस्ट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की रिपोर्ट आई है ये बहुत ही उत्साहजनक है, बहुत ही खुशी वाली है, क्योंकि इसमें ये बताया गया कि ओवरऑल कंट्री की पब्लिक हेल्थ, हमारे देश की ओवरऑल पब्लिक हेल्थ जो है पैरामीटर्स उसमें इंप्रूवमेंट हुई है। रिलेटेड टू किसके रिलेटेड? मैटरनल एंड चाइल्ड वेलबींग, यानी कि शिशु और मातृत्व, यानी कि महिलाओं जो बच्चे पैदा कर रही हैं महिलाएं उनकी, और वो बच्चों की भी वेलबींग, उनकी सेहत के लिए अच्छी खबर है। रिजल्टिंग फ्रॉम ग्रेटर यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, जो कि किसकी वजह से हो रहा है कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स का ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। The region-wise statistical details should lead to fine-tuning of policies and strategies aimed at population control। बोल रहे हैं अब अगर इसको हम रीजन वाइज देखेंगे, डिटेल्स देखेंगे, तो उससे हमें पता चलेगा कि किस तरीके से हमें पॉलिसीज को एडजस्ट करने की जरूरत है। सपोज करो जैसे कि हमने देखा कि सिक्किम का जो फर्टिलिटी रेशो है वो 1.2 है, ठीक है। तो 1.2 रेशो मतलब उसमें गिरावट आ रही है, नीचे जा रहा है। जो आइडल रेशो है वो 2.1 या 2.4 का, आई गेस 2.4 का है या 2.1 का है आइडल रेशो, कि अगर आपका इतना रेशो रहता है तो आपकी पॉपुलेशन हमेशा एक स्थिर लेवल पर रहेगी, जितने लोग पैदा होंगे उतने लोग मरेंगे, ठीक है। लेकिन सिक्किम का 1.2 हो रहा है, यानी कि डिक्लाइन आ गया है बर्थ रेट में, ठीक है। तो इससे क्या होगा, कुछ समय बाद सिक्किम में वृद्ध
जैसा कि जापान में अब सिचुएशन आ गई है कि ओल्ड एज पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, यंग पॉपुलेशन बहुत कम हो गई है, वर्किंग क्लास पॉपुलेशन बहुत कम हो गई है, तो ये एक नुकसानजनक बात है। तो अब हम सिक्किम में तो जन्म निरोधक कानून लागू नहीं करेंगे कि एक ही बच्चा होना चाहिए, 2 ही बच्चा होना चाहिए। सिक्किम में तो ऐसी, जैसा कि वहाँ के सीएम ने बोला भी है कि अगर आप ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं तो आपको कितना कितना पैसा दिया जाएगा, आपको आईवीएफ के लिए भी, ट्रीटमेंट के लिए भी पैसा दिया जाएगा अगर आप वो करवाना चाहते हैं तो अलग देशों, अलग शहरों में, अलग स्टेट्स में अलग तरीके की पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी। ठीक है, तो उसको बोला जा रहा है कि फाइन ट्यूनिंग ऑफ पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज एम्ड एट पॉपुलेशन कंट्रोल। ठीक है, दीज गेन्स assume significance for they are in turn indicators of a sure though slow progression towards meeting the sustainable development goals that India is committed to। बोल रहे हैं कि ये जो आंकड़े हैं ये एज्यूम करते हैं, ये माना जाता है कि ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये इंडिकेट करते हैं, श्योरली इंडिकेट करते हैं, हालांकि स्लो लेकिन श्योर है कि प्रोग्रेस होगी टुवर्ड्स जो हमारे जो गोल्स हैं कि हम एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहते हैं, हमारा गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, उस तक पहुंचने के लिए ये बहुत ही श्योर है, हालांकि स्लो है बट श्योर है कि हम पहुंचेंगे। ठीक है, तो अब देखो इसमें फर्स्ट जो स्टेटमेंट आ जाता है वो आ जाता है क्यों, क्योंकि यहाँ पे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जिक्र किया गया और उसके द्वारा उसके अंदर जो रिपोर्ट में कहा गया कि माँ और बच्चे की हेल्थ की कंडीशंस के जो पैरामीटर्स हैं उसमें इंप्रूवमेंट आई है बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। ये हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट आ रहा है कि ये जो एज्यूम्स हैं ये जरूरी है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये इंडिकेट करते हैं, हालांकि स्लो बट प्रोग्रेसिव जो हमारी गोल्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, उनको मीट करने के लिए। तो ये हो जाता है हमारा सेकंड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट हो जाता है कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स का जो चर्चा है वो अमीर तबके की वर्किंग क्लास महिलाओं में ज्यादा पॉपुलर है बजाय कि गरीब लोगों की, गरीब महिलाओं के बीच में, जो कि सरप्राइजिंग नहीं है। ये हो गया थर्ड। और फोर्थ हमारा फाइनली हो जाता है आर स्टेटमेंट कि अगर हम रीजन वाइज स्टेटिस्टिक निकालें तो हमें पॉलिसीज बनाने में और ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, ये हो जाता है फोर्थ स्टेटमेंट। तो हमारा अरेंजमेंट बन रहा है क्यू एस पी आर। क्यू से 2 ऑप्शंस है, बी और डी तो एलिमिनेट कर दो, क्यू एस पी आर, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। She was often very taciturn, preferring to keep her thoughts to herself। अब यहाँ पे अगर आपको taciturn का मतलब नहीं पता चल रहा तो आप देख पाएंगे preferring to keep her thoughts to herself, यानी कि अपने जो भी विचार हैं वो खुद तक ही सीमित रखती है, यानी कि बहुत ही ज्यादा एक शाय व्यक्ति। ठीक है, तो सबसे पहला है गैरिलस। गैरिलस का मतलब होता है बहुत ज्यादा टॉकेटिव। अब हमें एंटोनिम बताना है। टैसिटर्न हो गया कि जो रिजर्व नेचर का व्यक्ति है, कंजर्व्ड व्यक्ति है, वो हो गया। ठीक है, गैरिलस मतलब टॉकेटिव, यानी कि इसका उल्टा है कि बहुत ज्यादा बातें करता है, खुद तक कुछ सीमित ही नहीं रखता। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। रेटिसेंट, रेटिसेंट का भी मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो अपने बातें किसी और से नहीं करता हो, तो ये तो सिनोनिम हो गया। रिजर्व्ड भी सिनोनिम हो गया, क्वाइटली भी सिनोनिम हो गया। ठीक है, generative artificial intelligence is AI that can create new data। जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो कि नया डेटा क्रिएट कर सकता है। देयर आर मेनी इंस्टेंसेस ऑफ जनरेटिव एआई इन द वर्ल्ड टुडे। आज के दौर में बहुत सारे उदाहरण हैं जनरेटिव एआई के दुनिया में। ठीक है, मोस्ट कॉमनली यूज टू जनरेट टेक्स्ट, और जो सबसे ज्यादा कॉमन है वो टेक्स्ट जनरेट करने में, इमेजेस जनरेट करने में, एंड कोड इन रिस्पॉन्स टू यूजर्स रिक्वेस्ट, यानी कि अपने यूजर्स की रिक्वेस्ट पे ये सब चीजें जनरेट करने में सक्षम जनरेटिव एआई के एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं। ठीक है, इवन इफ दे आर केपेबल ऑफ मोर, हालांकि ये और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, बट हमारा क्योंकि हम एज यूजर इनसे यही डिमांड कर रहे हैं तो ये यही चीजें हमें जनरेट करके दे रहे हैं। देयर वाइड स्प्रेड अडॉप्शन
रियली डैश देयर कैपेबिलिटीज, इनका जो बहुत वाइड स्प्रेड यानी कि दुनिया भर में जो इनको अब यूटिलाइज किया जा रहा है, ये क्या है, ये उनकी कैपेबिलिटीज को कुछ करता है। क्या करता है देखते हैं। लीडिंग टू डैश देन वरी, अब चिंता की बजाय क्या है, कुछ लीड कर रहा है, मतलब किसी चीज, चिंता की बजाय किसी तरफ हमें लेके जा रहा है, यानी कि चिंता के बजाय हमें हो सकता है निश्चिंता की तरफ लेके जा रहा हो, या फिर उसके अच्छे प्रभाव की तरफ लेके जा रहा हो, ठीक है, आश्चर्यचकित कर रहा हो। ओपन एआई's चैट जीपीटी चैटबॉट मिमिक्स इंटेलिजेंस वेरी वेल, बोल रहे ओपन एआई के चैट जीपीटी का चैटबॉट जो है वो इंटेलिजेंस को बहुत आराम से मिमिक करता है, उसको दर्शाता है। टुडे इट हैज बिकम सिनोनिमस with the abilities of generative AI at large, आज की डेट में इसको हम जनरेटिव AI की एबिलिटीज का एक दूसरा नाम या उसके पूरक मान सकते हैं। इन द last few years, AI models backed by neural network trained on very large data sets, बोल रहे पिछले कुछ सालों में AI मॉडल्स जिनके पास न्यूरल नेटवर्क के ऊपर ट्रेनिंग किए, बहुत ज़्यादा लार्ज डेटा सेट के ऊपर न्यूरल नेटवर्क्स ट्रेन किए हुए सहायता के लिए तौर पे उपलब्ध हैं, एंड विद एक्सेस टू सफिशिएंट कंप्यूटिंग पावर, और क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर के लिए एक्सेस है, दैश बीन यूज टू डू गुड, तो इनका इस्तेमाल हम गुड करने के लिए, अच्छा करने के लिए कर सकते हैं। सच एज फाइंडिंग न्यू एंटीबायोटिक्स, जैसे कि हम नई एंटीबायोटिक्स का पता लगा सकते हैं, अलॉयज का पता लगा सकते हैं। फॉर क्लेवर एंटरटेनमेंट एंड कल्चरल एक्टिविटीज, यानी कि हम एंटरटेनमेंट के लिए और कल्चरल एक्टिविटीज के लिए भी इनका प्रयोग कर सकते हैं। एंड फॉर मेनी डैश टास्क, और भी बहुत सारे टास्क के लिए कर सकते हैं। बट it has caught attention most notably with its ability to falsify data, लेकिन इसने सबसे ज़्यादा ध्यान आकर्षित किया है डेटा को फॉल्सिफाई करने में, यानी कि कुछ ऐसा डेटा बनाने में जो कि एक्चुअल में नहीं है बट उसको ये प्रेजेंट कर सकता है उस डेटा को, ठीक है। Their widespread adoption really dash their capabilities, उनकी कैपेबिलिटीज को क्या किया उसने, establish मतलब स्थापित करना, मेंटेन मतलब बरकरार रखना, ठीक है। बैनिश्ड मतलब निकाल देना, और एम्बेलिश मतलब सजाना, एनहांस करना, बढ़ाना। तो इसका वाइड स्प्रेड अडॉप्शन ने क्या किया, इसकी कैपेबिलिटीज को और बढ़ा दिया, क्योंकि जितना ज्यादा अडॉप्ट करते जाएंगे उतना ज्यादा हमें वो पता चलता जाएगा कि अच्छा इसमें हम ये भी कर सकते हैं, इसमें हम ये भी कर सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, इसकी कैपेबिलिटीज बढ़ गई। सो ऑप्शन डी embellish is correct. Embellished their capabilities leading to dash then worry. तो इससे क्या करे, ओ मतलब अचंभे में डाल रहा है, यानी कि चिंता की बजाय हमें अचंभे में डाल रहा है। ड्राइव मतलब चला रहा है, अभियान के तौर पे चला रहा है। ग्लिम्स मतलब होता है झलक, उसकी झलक दिखा रहा है, वरी की बजाय हमें उसकी झलक दिखा रहा है। या फिर लैप्स मतलब चूक, तो वरी है और लैप्स तो नेगेटिव वर्ड है, नहीं हो सकता एक साथ में, ठीक है, क्योंकि हम बोल रहे हैं इसकी बजाय हमें ये करने को मजबूर कर रहा है, तो वरी चिंता की बजाय हमें अचंभे में डाल रहा है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब पिछले कुछ सालों में एआई मॉडल्स जिनके पास न्यूरल नेटवर्क ट्रेनिंग की पावर है बहुत बड़े डेटा सेट के ऊपर और सफिशिएंट कंप्यूटिंग की पावर है, डैश बीन यूज टू डू गुड, तो क्या किया जा रहा है उनको, हैज बीन, वुड हैव बीन, शुड हैव बीन, ठीक है। तो न्यूरल नेटवर्क जो है वो सिंगुलर, मतलब एआई जो है वो सिंगुलर वर्ड है, ठीक है, और पास्ट की बात करी जा रही है कि पिछले कुछ सालों में किया जा रहा है। तो क्या होगा, हैज या हैव और हैज दोनों ही पास्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ पे सिंगुलर, एआई सिंगुलर है तो हमें सिंगुलर चाहिए। सो ऑप्शन ए, हैज बीन यूज्ड टू डू गुड, such as finding new antibiotics and alloys for clever entertainment and cultural activities and for many क्या, डैश टास्क, यूनिवर्सल मतलब जो कि ये ऐसे ही होता है, यूनिवर्सल ही है, जैसे सूरज सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट एंड
सेट वेस्ट, तो वो यूनिवर्सल है, वो हमारे लिए, सिर्फ मेरे लिए नहीं होगा कि सूरज उधर से उग रहा है और दूसरी साइड जा रहा है, वो सबके लिए ही ऐसा ही है। और ऐसा नहीं कि कभी सूरज पलटी खा के नॉर्थ से उगने लग जाएगा, नहीं होता ना, तो वो यूनिवर्सल है। क्रिटिकल मतलब कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। कॉन्सिक्वेंशियल मतलब कि ये किसी के परिणाम स्वरूप है। एंड बैनल मतलब कि ये एक साधारण सी बात है, यानी कि चाहे हमें छोटे से छोटे टास्क क्यों ना करने हो, साधारण से टास्क क्यों ना करने हो, उसमें भी हमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ऑप्शन डी बैनल इज करेक्ट। आज के सेशन में इतना ही। इस सेशन की पीडीएफ और ऑडियो एक्सप्लेनेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ठीक है, प्ले स्टोर से ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, काफी यूजर फ्रेंडली ऐप है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट पसंद आया तो पता है ना क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।